अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। यदि आप जो है इसका पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर जो है सबसे पहले इसी चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 देखिए, फिर जो है आप पार्ट 2 देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन आप यहाँ देखिए, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। देखिए सभी हरे पौधे और तथा कुछ जीवाणु हैं। तो जैसे अगर स्वपोषी से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन से स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हरे पौधे और कुछ जीवाणु। जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं तथा इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग इंजाइम कहते हैं। तो इंजाइम जो है मुख्य तौर पर क्वेश्चन बनता है कि इंजाइम क्या है, तो इंजाइम एक जैव उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इंजाइम को हम लोग जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग ध्यान से समझेंगे कि अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। देखिए जितना भी जंतु आपका मुख्य रूप से आ जाएगा, जंतु और कवक जो है आपका क्या हो जाएगा, तो मुख्य तौर से आपको विषमपोषी हो जाएगा। याद रखिएगा, जंतु और कवक जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब आइए हम इस फिगर को जो है ध्यान से समझते हैं, और समझने के पहले जो है हम इसको देखते हैं कि स्वपोषी क्या जो है, यहाँ से स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है। देखिए स्वपोषी पोषण हम समझते हैं कैसे, तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी स्वपोषी मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं वो बाहर से लिए पदार्थों को जो है ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे ये पौधों की ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि ये कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में जो है संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य कौन करता है। ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। तो मुख्य तौर पर आप याद रखिएगा स्टार्च, STARCH स्टार्च रहेगा, यानी जिसको हम लोग जो है मंड बोलते हैं। तो ये मंड जो है आपका रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों के आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता सॉरी। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन को व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से जो संचित होता है वो हम लोगों में जो है मुख्य रूप से किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो हम लोगों में संचित हो जाता है। आइए आगे हम देखते हैं। आपका यही जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है रिएक्शन का जो है आपका इक्वेशन है, जो कि हम आपको जो है आपको दूसरा चैप्टर में भी पढ़ा है, और यहाँ भी आप जो है मुख्य तौर पे जो है इस रिएक्शन को पढ़ लीजिए। रिएक्शन है CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 को जल और उपस्थिति किसका रहता है, क्लोरोफिल का और सूर्य का प्रकाश का, मिलकर बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 C6H12O6 और 6O2 यानी 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो जल जो है बनाता है। तो ये हमारी जो है रिएक्शन जो है मुख्य तौर पे ये हमारा रिएक्शन जो है कैसा है, तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। इसको जो है मुख्य तौर पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए वास्तव में यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है, और इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला, निम्नलिखित घटनाएं में क्या क्या होती है, तो पहली घटना जो होती है मुख्य तौर पे वो घटना होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषण करना। यानी मुख्य तौर पे जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, उस क्लोरोफिल का जो है काम क्या होता है, ये क्लोरोफिल का काम होता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा
को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो मुख्य रूप से अगर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ये 3 घटनाएं जो है घटती है, और इस 3 घटनाएं जो है मुख्य तौर पर घटती है, और आगे भी जो है हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से जो है आप जब देखिएगा तो ज़्यादातर जो है आपको स्पष्ट आएगा कि यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक बार के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाता है। यानी मरुद्भिद का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जो रात्रि में जो है क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मुख्य तौर पर जो है या मध्यस्थ जो है एक मतलब मिडिल जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, और मुख्य रूप से क्लोरोफिल जो है ऊर्जा लेकर वो अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया के दौरान प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। उसको देखने से पहले हम इस फिगर को जो है एक बार जो है मुख्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा जो है पूरा फिगर जो है इसमें कवर हो जाए। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में जो ये बाहरी जो है ऐसे बना हुआ है, ये मुख्य तौर पर हमारा क्या है, पत्ती है, अब लीफ है, और इसका जो बीच में जो है इसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं, और यहाँ से जो है यह पर्ण पटल खुला हुआ है, और ये जो है ये भी आपका क्या है, सिरा है। अब देखिए जाइलम फोलियम क्या होता है, जाइलम का काम होता है किसी भी पौधों में जलों का संवहन करना, और फोलियम का काम होता है किसी भी पौधों में जो है खनिज लवण यानी कहने का होता है फूड का जो है संवहन करना। अब देखिए जब इसको जो है मुख्य तौर पे जो है इसको जब हम जूम करेंगे यानी बड़ा करेंगे तो ये 3 जो है ये लेयर में जो है 3 लेयर में जो है ऐसा खुलेगा, और इसमें जो होता है हरित लवक, यानी यही हरित लवक जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और इसके बीच बीच में देखिए बायोकोष होता है, और यहाँ से जब यहाँ से इसको जूम कीजिएगा बायोकोष होता है, तो ये ऊपरी बाह्य तवाचा जो है इसका हो गया, और इसको जो है ऐसे जब हम धीरे धीरे खोलते हैं तो ये जो है आपका बायोकोष हो गया, और ये जो है ऐसा ऐसे जब खुलता है तो यहाँ से जो छोटी सी जो होती है इसको द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वार कोशिका बोलते हैं, और इसकी ये निचली बाह्य त्वचा हो गया, और एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से एक पत्ती में अनुप्रस्थ काट में क्या क्या होता है, एक पत्ती में जो है सबसे पहले द्वार कोशिका होता है, द्वार कोशिका के बाद जो है वायुकोष होता है, और वायुकोष के बाद जो है हरित लवक जो है इसी में होता है, और मोमिक जो है क्यूटिकल, मोमिक क्यूटिकल जो है क्या होता है, जो ऊपर से एक लेयर जो होता है, यहाँ जो ये जो लेयर जो होता है इस लेयर को हम लोग जो है मोमिक क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। मोमिक क्यूटिकल का याद रखिएगा। तो पत्तियों में जो है मोमिक क्यूटिकल पाया जाता है जो कि एक लेयर का काम करता है। अब आगे जो है इसको हम देखते हैं, यहाँ से ध्यान से पढ़िए, यहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट करते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि हम अभी आपको बताए हैं। हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, आवश्यक है। तो एक एक्टिविटी के माध्यम से जो है आपको दिखना होगा कि जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। उस एक्टिविटी में जो है आपको करना क्या होता है कि गमला लेना होता है, और उस गमले में कोई भी जो है मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा, जो कि छोटा सा पौधा हो, मनी प्लांट हो या क्रोटन का पौधा, उसको लिया जाता है। पौधों में 2-3 दिन तक अंधेरे में रख दिया जाता है, उसका संपूर्ण जो है मंड जो है क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाए। और पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, और पौधों की एक पत्ती को तोड़ लिया जाता है, इसमें इसके हरे भाग को अंकित कर लिया जाता है, और उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लिया जाता है। कुछ मिनट के बाद इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दिया जाता है। इस बीकर में सावधानी से जल उष्मक के रूप में जो है गर्म किया जाता है ताकि किसी प्रकार का जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जब ये अल्कोहल उबलने ना लगे तो पत्ती का रंग क्या होता है, बिलियन का रंग कैसा हो जाता है, इसकी जांच किया जाता है। तो जब उबलता है तो उसके बाद पत्ती का रंग जो है नीला हो जाता है। जब नीला हो जाता है तो समझा जाता है कि इसमें जो है क्लोरोफिल क्या था, उपस्थित था। इस प्रकार यह प्रूफ होता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जैसे जो है उस पर आयोडीन का कुछ घोल डाला जाता है, जो कि हम अपने वीडियो में इसी में शॉर्ट वीडियो में समझाए हुए हैं।
कि जैसे जो है आयोडीन का जो है घोल डाला जाता है तो उसका रंग जो है किस में बदल जाता है, तो उसका रंग जो है नीला में बदल जाता है, और नीला में बदल जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। इस प्रकार से हमारा जो है देखा जाता है। अब आइए हम जो है स्टोमेटा के बारे में अध्ययन करते हैं, रंध्र के बारे में। देखिए ये जो दोनों फिगर है वो हमें मुख्य रूप से खुला रंध्र और बाह्य रंध्र के बारे में जो हमको जानकारी देता है। देखिए रंध्र की बनावट जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार ही होती है, ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हरा हरा कलर का जो है, ये जो आपको दिख रहा है हरा हरा कलर, ये आपका जो है ये हरा हरा कलर जो है यहाँ जो दिख रहा है हरा हरा कलर, ये आपका क्या है, ये हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी में क्लोरोफिल रहता है। और ये आपका जो है ये वाला भाग जो है आपका रंध्र छिद्र है। ये वाला भाग जो है आपका क्या है दोस्तों, ये वाला भाग जो है आपका, ये वाला भाग जो है आपका रंध्र छिद्र है। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो दोनों सामने का जो ये फ्रंट पॉइंट है, ये दोनों सामने का जो ये फ्रंट पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये आपका द्वार कोशिकाएं हैं। कौन सा है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। तो ये खुला रहने पर और बंद रहने का काम जो है कौन करता है, द्वार कोशिकाएं करते हैं, इन्हीं को ये जिम्मेदारी दिया जाता है। अब आइए यहाँ से जो हम इसको समझते हैं। आप अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा कहने का अर्थ है कि ये रंध्र छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान तने जड़ पत्तियों की सतह से भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है ये रंध्र के द्वारा ही हो, इसके साथ साथ जो है जड़ पत्तियां और सतह के भी माध्यम से होता है। इन रंध्रों के पर्याप्त मात्रा में जल का भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। यानी ये छिद्र तब तक खुले रहते हैं जब तक आपको जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जो है खत्म हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जो है नहीं होती है, तो छिद्रों का जो है खुलना जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसकी काम जो है मैं अभी बताया द्वार कोशिका करते हैं। द्वार कोशिका इन छिद्रों को जो है बंद कर देते हैं। और आगे देखते हैं, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। देखिए द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है, मुख्य तौर पे द्वार कोशिका में जब जल जो है अंदर जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। और इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र जो है क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बंद हो जाता है। आगे जो है आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें प्रायोगिक व्यवस्था है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना जो है इसमें आपको दिखाया गया है। उपयुक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सकेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक में संश्लेषण में किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन जो है एक उपयोगी जो है क्या है, आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में और अन्य यौगिक के संश्लेषण में लिया जाता है। याद रखिएगा, इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। यानी इसको अकार्बनिक रूप के नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लेते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। देखिए विषमपोषी पोषण के बारे में हम इतना ही पढ़ सकते हैं कि ये जो है भोजन जो है अपने से नहीं बनाते हैं और ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और इसकी क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, तो क्वेश्चन इसको यहाँ से बनता है। देखिए फुफुंदी हो गया, ईस्ट हो गया तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा विषमपोषी है, तो फुफुंदी हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा तथा मशरूम हो जाएगा, ये सब और कवक हो जाएगा। ये सब जो है विषमपोषी का क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब आइए एक कोशिकीय जो एक जीव होता है जिसका नाम आप सुने होगा अमीबा। अमीबा पोषण कैसे करता है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए जब अमीबा को जब आप ध्यान से समझिएगा तो हम इसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं, आप जाके जो है
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। उसके बारे में बजाते मैंने बोर्ड पे जो है बच्चों सबको पढ़ाया था, वहाँ से मैंने इसको डाला हुआ है। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है और अमीबा के बीच में जो होता है उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और ये जो है आपका खाद्य कण है, खाद्य का मतलब इसका ये भोजन है, फूड है। अब अमीबा क्या करता है कि अपनी जो है ये आकृति को बदलता है, अपनी आकृति को जो है आकार को जो है आकृति को ये बदलता है और बदल कर धीरे 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 अपने ऐसे टाइप का ग्रिप लाकर जो है इस भोजन को जो है ऐसे जो है जकड़ लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ या कूटपाद। तो जो इसको जो है फैलाने का जो ये काम करता है, यानी भोजन को जिससे पकड़ने का काम करता है, उसको हम लोग पदार्थ अथवा कूटपाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है मुख्य रूप से ये जाकर जो है कहाँ जमा हो जाती है, तो ये खाद्य रितिका यानी खाद्य कण में जो है खाद्य कण में जमा हो जाते हैं। और जैसे खाद्य कण में जमा होता है फिर अमीबा चारों तरफ से बंद कर लेता है और इसका पाचन जो है वो आसानी से कर जाता है। आइए मुख्य तौर पर जो है यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि क्योंकि भोजन और उसे अंतग्रहण की विधि भिन्न है, विभिन्न जीवों के में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन का संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रबंध के मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रबंध बनाते हैं खाद्य रिक्तका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी इसी के अंदर जो है आपका जो है भोजन जाता है और उसको तोड़कर सरल पदार्थों में कर दिया जाता है और वो कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन का एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से जो है अमीबा में भोजन का जो है क्या होता है, पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन के लिए जो उसका मुख्य जो है पार्ट है उसको याद रखिएगा, केंद्रक, खाद्य कण, पदार्थ अथवा कूटपाद जिसकी सहायता से अपनी आकार आकृति बदलता है, खाद्य रितिका जिसमें जो है खाद्य कण जाकर जो है स्टोरेज हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, जहाँ से जटिल पदार्थों में से जो है वो छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर जो है अमीबा इस प्रकार से अपना पोषण करता है। अब देखिए मनुष्यों में पोषण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मनुष्य में पोषण कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको बताया हूँ कि मुंह से लेकर गुदा तक जो है लंबी नली होती है और ये जो है एक विस्तारित नली होती है, इसके माध्यम से जो है हम लोग भोजन करते हैं। अब आइए यहाँ से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और हम आपको जो है बताते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे और फिर जो है हम लोग समझने की काम करेंगे। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन का यह प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है और भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद की कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाली एक रस होता है जिसको हम लोग लार कहते हैं। लार जो है कौन सा ग्रंथि से निकलता है, लाला ग्रंथि से। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है, यदि उसका अवशोषण आहार नाल के द्वारा करना है। अब इस फिगर को जब हम ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस फिगर को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो है सबसे पहले जीव है, जीव है और ये हमारे मुख गुहा है, यानी भोजन यहाँ से एंट्री करता है। इसके बाद एक ग्रासिका है, ग्रास नली है, एक ग्रासिका है। उसके बाद जब यहाँ नीचे आइएगा तो ये जो आपका बना हुआ है ये डायफॉर्म है। क्या है, डायफॉर्म है, जो कि सिकुड़ता है, फूलता है। और ये जो है हमारा ये लंबा सा जो भाग है, ब्लैक कर लेते हैं पेंसिल, यहाँ से लंबा सा जो ये भाग है ये हमारा अमाशय है। उसके बाद जो है देखिए क्षुद्रांत है जो कि, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्षुद्रांत है, मतलब छोटी आंत है। इसको बृहदांत बोलते हैं, बृहदांत बोलते हैं, जो कि ये वाला ऐसे यहाँ से निकला हुआ है ये बृहदांत है, जो कि ये बड़ी आंत है। ये क्या है आपका, बड़ी आंत है। ये गुदा द्वार है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है। इधर आइएगा तो एक छोटी सी जो रचना है उसको हम पित्त नली के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ये वाला, ये आपका यकृत है। यहाँ से जो है याग्नाशय है जो कि पीला रंग की एक ग्रंथि होती है। और यहाँ से जो है आपका पित्ताशय यानी पित्त का भंडार होता है किसमें, तो यकृत में। यानी पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
अब यहाँ से जो है एकदम काम का चीज़ निकलेगा, जो कि अच्छे अच्छे जो है कॉम्पिटिटर को जो है दिमाग ख़राब करके फेंक देता है एग्ज़ाम में। और यहाँ से जो है काम का जो है चीज़ निकलेगा प्यारे बच्चों। और यहाँ से देखिए, यह काम जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम इंजाइम कहते हैं। लार में भी एक इंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। तो लार में जो इंजाइम पाया जाता है उसको हम लोग लार एमिलेस के नाम से जानते हैं। यमंड जटिल अणु को सरल संक्राय में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रामाकुंचन की गति पूरी भोजन को नली में होती है। यानी क्रामाकुंचन की गति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है मुख गुहिका हुआ और ये ग्रास नलिका हुआ, तो जैसे यहाँ से भोजन जो है हम लोग जाते हैं और आता है तो इसमें गति होती है क्रामाकुंचन की, जिससे भोजन जो है नीचे सिकुड़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं मुंह से अमाशय तक भोजन की ग्रसिका, जिसको हम लोग इसोफेगस के नाम से जानते हैं, द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने में फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोकोलिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक इंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का अस्तरोहन करते हैं। यानी हाइड्रोकोलिक अम्ल जो है मुख्य रूप से किसका अस्तरोहन करता है, तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है प्रोटीन पाचक इंजाइम और पेप्सिन और श्लेष्मा, तो एक हाइड्रोकोलिक अम्ल से जो है मुख्य रूप से एक जो है आमाशय की जो भित्ति होती है उस पर जो है उससे मुख्य रूप से जो है हाइड्रोकोलिक अम्ल और प्रोटीन पाचक इंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा जो है क्या होती है, अस्त्रावन करते हैं, अस्त्रावन होती है। हाइड्रोकोलिक अम्ल एक अम्लीय मध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन इंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, जो कि पेप्सिन इंजाइम की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? समान परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल की रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों की एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषयों से तो नहीं है? आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सा पेशी द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधनी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में प्रवेश करता है तो कौन सा पेशी द्वारा नियंत्रित होता है? तो उसका आंसर रखिएगा याद, अवरोधनी। अवरोधनी पेशी द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत जो होता है, जो छोटी आंत होता है, वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान पर अवस्थित होता है और विभिन्न जंतुओं क्षुद्रांत की लंबाई उनका भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेलुलोज का पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, बाघ जैसे मांसाहारी को क्षुद्रांत छोटी होती है। यानी जितने भी जो है आपका मांस खाने वाले जो है आपका जंतु है, उनका जो है क्षुद्रांत जो है मुख्य रूप से क्या होती है, छोटी होती है। यानी छोटी आंत उनकी छोटी होती है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्षुद्रांत जो होता है, छोटी आंत, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। इसके कार्य के लिए यकृत अग्नाशय से स्त्रावन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और आग्नेयसायिक इंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यानी आग्नेयसायिक जो इंजाइम होते हैं उसमें मिल जाते हैं और भोजन जो है हमारा क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। यकृत से स्त्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया के करने से अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुद्रांत में जो वसा होता है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में, यानी गोला गोला करके रूप में जो है वसा क्षुद्रांत में जो है आपका धीरे धीरे पाया जाता है, जिसके ऊपर इंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। यानी जो गोलिका होते हैं उसको जो है खंडित करने का काम
कौन करता है? तो खंडित करने का काम जो है प्यारे दोस्तों पित्त लवण करता है। पित्त लवण उसे खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और यह साबुन के मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। इसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अगर आप इमल्सीकरण नहीं जानते हैं तो आप जो है नेक्स्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। इमल्सन के बारे में बहुत डिटेल से जो है वहाँ समझाया गया। अग्नाशय के अग्नाशिक रस का स्त्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों? तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है।